आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। रेलवे का जो है आप लोगों का प्रीवियस पेपर है। बच्चों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम रेलवे का प्रीवियस पेपर जो है हमें एक ही वीडियो में एक साथ दिखाइए कैसा का पेपर आता है ना। तो रेलवे में देखो हमारा 70-30 का इसमें रेशो 70 हमारा फार्मेसी आता है, 70 क्वेश्चन और 30 आपके जनरल के आते हैं। तो फार्मेसी के 70 क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या क्वेश्चन हमारे प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो आपको पता है प्रीवियस पेपर जो है आपका रेलवे का 2019 में हुआ है ना। 2019 से ही इसमें फार्मेसी को ऐड किया गया। पहले तो इसमें जो होते हैं मतलब जनरल ही क्वेश्चन आते थे ना। लास्ट टाइम से ही इसका सिलेबस इस टाइप से डिजाइन हुआ। 70-30 का हमारा रेशियो है इसमें। तो 70 नंबर की फार्मेसी इसमें आनी है आप लोगों की। ओके 70 क्वेश्चन हमारे फार्मेसी के हैं। तो इसमें देख लो कैसे पिछला पेपर था उसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि जब भी हम तैयारी करने लगते हैं तो एक बार हमें ये रहता है कि पिछला पेपर देख लेते हैं कि भाई उसमें कैसे क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो इसमें 70 क्वेश्चन है फार्मेसी के, किस टाइप से कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो इसमें मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, है ना। ठीक है, तो हम देख लेंगे कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो भाई देखो रेलवे में आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो काफ़ी अच्छी 246 इसमें वैकेंसीज है ना। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। देखिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है रेलवे में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का। और अभी तो देखो आपको एज में भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिल गया कोविड की वजह से। 38 आपकी जो एज लिमिट हो गया, तो और भी मतलब कि बच्चों को मौका मिलेगा, क्योंकि सेंटर की वैकेंसी जो है 35 के ऊपर भर नहीं पाते हैं ना। तो अभी जो है ये जो 38 जो एज वाला फैक्टर है तो ये भी बहुत सारे बच्चों के लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम रह गए होंगे तो वो सोचेंगे कि अगली बार तो भर ही नहीं पाएंगे। बट अभी जो है 38 वाला जो एज वाला है तो इससे भी काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। तो देखो पढ़ो, बहुत ही अच्छी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। और अपनी किताबें पढ़ो, किताबों से कंसेप्ट क्लियर करो, रेफरेंस किताबें पढ़ो, है ना। तो इसके लिए आपने अपनी रेफरेंस बुक्स उठाओ जहाँ से भी आपने पढ़ा था, डिप्लोमा बी फार्मा जो भी किया है ना, जहाँ से पढ़ा था अपनी किताबें उठाओ, किताबों से कंसेप्ट क्लियर करो। और एमसीक्यूज आपको सारे टॉपिक के एमसीक्यूज मैंने चैनल पे डाले हुए हैं। तो एमसीक्यूज यहाँ पर आके आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, है ना। तो एमसीक्यूज यहाँ पर लगाइए और किताबों से अपना टॉपिक पढ़िए। ओके तो देखते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे गए हैं। ओके और देखिए ये क्वेश्चंस हमारे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, है ना। और देखिए रेलवे के लिए हमने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करा है, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वेबसाइट farmmcq.in पर। और उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके तो उस क्रैश कोर्स को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बैक्टीरियल सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना वो किससे बनी होती है। देखिए प्रोटीन्स की, स्टेरॉल्स की, पॉलीसैकेराइड से, पेप्टिडोग्लाइकन। देखिए सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए आपका जो ब्लड प्रेशर 120/80 जनरल ब्लड प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है ना। तो इसमें देखिए आपको इसमें एक तो सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सिस्टोलिक है, कौन सा आप बताओ इसमें सिस्टोलिक कौन सा, डायस्टोलिक कौन सा। देखिए इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ऊपर वाला जो होता है ना ज्यादा है तो ये सिस्टोलिक है। सिस्टोल, देखिए सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाला जो प्रेशर है, मतलब इससे आप इसको याद करिए कि भाई इसमें ज्यादा प्रेशर चाहिए ना। तो सिस्टोल जो सिस्टोल वाला है, और ये जो है डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं इसको, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो 120 वाला सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला जो होता है नीचे वाली 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो नॉर्मल रेंज डायस्टोलिक प्रेशर की पूछी है। देखिए 110 to 145 mg हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 100 से 120 भी नहीं हो सकता, है ना। 40 to 45 mmHg। तो आपसे नॉर्मल रेंज पूछिए, ये नॉर्मल रेंज आएगी क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो नॉर्मल रेंज आपके 70 to 90 mmHg आ जाएगा, है ना। क्लियर है। तो ये जो है आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। HAP की प्लेलिस्ट देखना, ब्लड का वीडियो भी मैंने बना कर डाला हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट देखेंगे ना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो आपको ना ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट
इसमें देखिए लिखा भी हो ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आर गिवन इन 2 नंबर्स, ठीक है। टॉप नंबर इज द मैक्सिमम प्रेशर द हार्ट एक्सर्ट वाइल बीटिंग, टॉप नंबर मतलब 120 बाय जो 80 होता है ना, ये टॉप नंबर 120 के बारे में कह रहे हैं कि 120 क्या है, मैक्सिमम प्रेशर द हार्ट एक्सर्ट वाइल बीटिंग, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120। बॉटम नंबर ये 80 वाला कह रहा है अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द आर्टरीज बिटवीन बीट्स, बीट्स के बीच में आर्टरीज में जितना प्रेशर होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80, कह रहे टॉप नंबर जो सिस्टोलिक होता है माइनस बॉटम नंबर, ठीक है। ये आपको पल्स प्रेशर के बारे में भी बताया हुआ, ठीक है। बाकी आपका क्वेश्चन जो था आपको डायस्टोलिक प्रेशर क्लियर हो गया, तो नॉर्मल रेंज हमारी डायस्टोलिक प्रेशर की 70 to 90 हो गई। बाकी देखिए इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस जो होता है 120 माइनस 80 कितना आएगा आपका 40, तो इसको क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर कहा जाता है। ये भी आप याद कर लेना, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन टकरा जाए, है ना। तो आपका कह रहे हैं सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक जो होता है पल्स प्रेशर होता है, और हेल्दी पल्स प्रेशर 40 होता है ना, क्योंकि देखिए आप 120 को 80 से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40 प्लस आ जाएगा। कह रहे विच इज कंसिडर हेल्दी पल्स प्रेशर होता है, पल्स प्रेशर ज़्यादा होगा 40 से तो वो अनहेल्दी होगा। ये पल्स प्रेशर के बारे में बताया। बाकी हमारा क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टिन, देखिए टिन जो आपके एलिमेंट्स के सिंबल पूछे हुए हैं, प्रीवियस पेपर देखा उसमें भी एक सिंबल था, कौन सा एलिमेंट का पूछा हुआ था, है ना। तो इसमें भी आपको टिन का पूछा हुआ है सिंबल, तो देखिए आपको जो एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल भी पता होने चाहिए, है ना। टिन का कौन सा होता है, देखिए SI तो सिलिकॉन होता है, SN ही टिन होता है शायद, है ना, SN टिन हो जाएगा, TN देख लेना और TI भी आप देख लेना। मैंने आगे देखी सिंबल्स भी इसमें इंक्लूड करे हैं, मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ। तो इसका तो SN मतलब टिन हो गया। ऑप्शन भी देखिए नेम ऑफ द एलिमेंट एक तरफ लिखी है मैंने और एक तरफ आपके सिंबल्स लिखे हुए हैं, तो कुछ जो है सिंबल्स मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि देखिए दोनों पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, इसका मतलब जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे आने वाले पेपर में भी चांसेस है कि क्वेश्चन टकरा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो हाइड्रोजन का H सभी को पता है, हाइड्रोजन का H तो पता ही है ना। फिर हीलियम के लिए HE हीलियम होता है, लिथियम का भी आई थिंक पता होगा Li, बेरिलियम का BE है, स्टार्टिंग के वर्ड से ही है, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O होएगा ना। फिर आपका फ्लोरीन का F होगा, नियोन का Ne होगा, सोडियम का Na, है ना। Na तो सभी को पता है क्योंकि NaCl सोडियम क्लोराइड पढ़ते हो, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हो ना। मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, है ना। फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar, पोटाशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम ध्यान रखना Sc स्कैंडियम है, टाइटेनियम का Ti, स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स है ना, वेनेडियम का V है, क्रोमियम का Cr हो जाएगा, मैग्नीज का Mn होता है, आयरन का Fe होता है ना। डिफरेंस है ना, आयरन का तो इंपॉर्टेंट है, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकिल का Ni होता है, कॉपर का Cu होता है, जिंक का क्या होता है Zn, जिंक Zn होता है जिंक, गैलियम का Ga, जर्मेनियम का Ge, आर्सेनिक का As होता है, सिलीनियम का Se, ब्रोमीन का Br, क्रिप्टोन का Kr, है ना, रुबीडियम का Rb, स्ट्रोंटियम Sr होता है, याट्रियम Y, जिरकोनियम Zr, नियोबियम Nb, मोलिब्डिनम का Mo, टेक्नेटियम Tc होगा, ओके, टेक्नेटियम Tc, ओके, रुदीनियम का Ru, रोडियम RH, पैलेडियम PD, सिल्वर का Ag, सिल्वर भी इंपॉर्टेंट है Ag, कैडमियम का CD, है ना, और इंडियम का आयन। ये देखिए टिन का आपसे पूछा हुआ है ना SN, एंटीमनी का SB, एंटीमनी इंपॉर्टेंट है, टेलीरियम TE, आयोडीन का I, जिनोन का SE, और ये सीजियम का पूछा हुआ था आपसे एक पेपर में, सीजियम वाला पूछा हुआ था, ओके। फिर आपका बेरियम का BA, लैंथेनम का LA, सीरियम का CE, टेंटेलम का TA, टंगस्टन का W होता है, रीनियम का RE, ओस्मियम का OS होता है, इरिडियम का IR, प्लैटिनम का PT इंपॉर्टेंट है, गोल्ड का AU इंपॉर्टेंट है, मरकरी का HG इंपॉर्टेंट है, थैलियम का TL, लेड का PB लेड इंपॉर्टेंट है, बिस्मथ का BI इंपॉर्टेंट है, पोलोनियम PO, एस्टेटिन 18। ओके, तो ये कुछ जो है मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनके सिंबल देखिए, एलिमेंट्स के सिंबल से थोड़े बहुत हमें पता भी होते हैं क्योंकि हमने केमिस्ट्री में बहुत सारे सिंबल्स पढ़े हैं, है ना। तो थोड़े बहुत तो पता भी होता है, बाकी थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए भी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन टकरा जाए तो थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है ना तो ऑप्शन को देख के आप आंसर करके आ जाओगे। जैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, देखिए प्रोटीन्स जो होते हैं ना आपके सिंपल प्रोटीन होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, डिराइव प्रोटीन्स होते हैं। देखिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है प्रोटीन्स के लिए कौन से होते हैं, मोलिस टेस्ट तो हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, कोई भी सैंपल है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है ना, उसके लिए आपका मोलिस टेस्ट किया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है मोलिस टेस्ट, क्राइस टेस्ट है, बायोरेट टेस्ट है, हाइड्रोलिसिस टेस्ट। तो प्रोटीन्स के लिए हमारा बायोरेट टेस्ट आता है ना, जो प्रोटीन्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, उनके लिए आपका ये बायोरेट टेस्ट होता है। तो प्रोटीन के लिए बायोरेट टेस्ट हो गया। देखिए बायोरेट टेस्ट क्या है, केमिकल टेस्ट होता है प्रोटीन्स के लिए, पॉलीपेप्टाइड्स के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द बायोरेट रिएजेंट, अ ब्लू सॉल्यूशन दैट टर्न्स वोलेट अपॉन कॉन्टैक्ट विद प्रोटीन। ठीक है, तो जो बायोरेट रिएजेंट होता है ब्लू कलर का होता है, प्रोटीन के कॉन्टैक्ट में आने पर उसका कलर चेंज होकर वोलेट हो जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है, या फिर एनी सब्सटेंस विद पेप्टाइड बॉन्ड वाले कोई दूसरा सब्सटेंस होगा प्रोटीन के अलावा, तो वो भी आपका बायोरेट रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, है ना। और जो है कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर था और वो वोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बायोरेट टेस्ट है आपका किसके लिए, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं तो उसकी वजह से टेस्ट आता है। ओके, इंडिकेट द यूज ऑफ लैनोलिन। देखिए हाइड्रस वूल फैट होता है, लैनोलिन हमने पढ़ा हुआ है, हाइड्रस वूल फैट होता है लैनोलिन, है ना। तो आपका हाइड्रस वूल फैट लैनोलिन है। तो क्या है लैनोलिन, भाई कलरिंग एजेंट है, विस्कोसिटी कंट्रोलर, प्रिजर्वेटिव या इमोलिएंट। क्या होता है, ये इमोलिएंट होता है लैनोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम फॉर क्लोरीनेटेड लाइम। देखिए क्लोरीनेटेड लाइम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ओके, तो क्विक लाइम है जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, आई थिंक, है ना। स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। और ब्लीचिंग पाउडर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लाइमस्टोन आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, CaCO3। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीनेटेड लाइम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। मैंने ना वैसे वीडियो बना के डाला हुआ है, पहले वीडियो डाला था, आप देखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स करके सर्च कर लेना, या फिर मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख लेना, है ना। तो पहले का वीडियो डाला हुआ है ना, बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं अभी नया भी बना के डाल दूंगी। ओके, इन द प्रेपरेशंस ऑफ लिपोसोम्स, प्रोलिपोसोम्स मेथड, कह रहे जो लिपोसोम्स की प्रेपरेशंस का प्रोलिपोसोम मेथड है, उसमें कह रहे द लिपिड्स आर ड्राइड डाउन टू अ फाइनली डिवाइडेड पर्टिकुलर सपोर्ट सच एज पाउडर्ड पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम सोडियम, पाउडर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट है, पाउडर्ड सोडियम सल्फेट है, पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी हो जाएगा पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रेजिन्स प्रेजेंट इन बेंजोइन। बेंजोइन में कौन से टाइप के, देखिए ये तो पता है रेजिन्स की ड्रग में बेंजोइन आता है ना, स्टायरेक्स बेंजोइन, स्टायरेक्स टोनकिनेंसिस, स्टायरेसी फैमिली आप लोगों ने पढ़ी होगी। बेंजोइन रेजिन्स की ड्रग में जब बेंजोइन पढ़ा होगा तो वो तो सब पता है आपको। तो कह रहे कौन से टाइप, ये तो पता है कि भाई रेजिन्स में आता है ना। तो अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो आपसे पूछ लेते कि भाई बाल्सम जो है, बेंजोइन जो है कौन सी क्लास की ड्रग है, जो सिंपल क्वेश्चन पूछना होता। बट क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया है तो इतना सिंपल तो देंगे नहीं आपको, है ना। तो आपसे पूछा है भाई कौन से टाइप का रेजिन है, यार रेजिन में ये कह रहे हैं हमें पता है कि तुम्हें पता है कि इसमें रेजिन प्रेजेंट है, इतना तो पता है तुम्हें, लेकिन अब ये बताओ कि इसमें कौन से टाइप का रेजिन है। भाई गम रेजिन है, ओलियो रेजिन्स है, बाल्सेमिक रेजिन्स है, ओलियो गम रेजिन्स। देखिए ओलियो गम रेजिन्स जो तो मैंने आपको 3 ड्रग बताती हूँ, कौन कौन सी, गूगल, मिर और एसाफोइटिडा। ये तीनों ड्रग्स किस में ओलियो गम रेजिन्स में, गूगल, मिर, एसाफोइटिडा, है ना। तो ओलियो गम रेजिन्स में नहीं आएगा, ये बाल्सेमिक रेजिन्स में आता है ना। बेंजोइन किस में आता है, बाल्सेमिक रेजिन्स में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे विल्मे प्लेट मेथड इज यूज टू मेजर, तो विल्मे प्लेट मेथड जो होता है किसको मेजर करने के लिए यूज़ करोगे, भाई डेंसिटी को करोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को करोगे, विस्कोसिटी को, या सरफेस टेंशन को। तो विल्मे प्लेट मेथड जो है सरफेस टेंशन जो होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए विल्मे प्लेट क्या होता है, एक बहुत ही थिन प्लेट होती है दैट इज यूज टू मेजर इक्विलिब्रियम सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन एट एन एयर लिक्विड या लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अदर नेम फॉर विटामिन B3। देखिए फार्मासिस्ट के एग्जाम में विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन का टॉपिक। ओके, तो विटामिन के मैंने बहुत ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं, एक में तो आपका सारा विटामिन का थ्योरी करवाया हुआ है, एक में 1 लाइनर क्वेश्चन है, और MCQs के भी 2 वीडियो अपलोड है विटामिन के। तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको विटामिन कराया है। विटामिन B3 आपसे पूछा है। देखिए विटामिन B1 जो होता है वो थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B3 जो होता है नाइसिन और निकोटिनिक एसिड होता है, B5 जो है वो पेंटोथेनिक एसिड होता है, पायरोक्सिन इज विटामिन B6, है ना। और B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन और निकोटिनिक एसिड, B4 नहीं होता, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोक्सिन, B7 जो होता है वो कौन सा होता है, फिर B8 नहीं होता, B9 होता है।
B7 हमारा बायोटीन हो जाएगा, है ना। बायोटीन जो होता है वो B7 बोल दो उसको, और विटामिन जो है H भी बोल सकते हैं इसको, बायोटीन को, है ना। और B9 फोलिक एसिड होता है। उसके बाद आपका B12 होगा सीधा साइनोकोबालामिन। ये सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं आप लोगों के, तो आपको इनके ना कॉमन नेम्स पता होने चाहिए। देखिए B1 थायमिन होता है, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन निकोटिनिक एसिड, B5 जो है पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोक्सिन, और बायोटीन बता दिया, B7 या BH, उसके बाद B9 फोलिक एसिड हो गया, B12 साइनोकोबालामिन होता है। ओके, तो आपसे अदर नेम B3 का ही पूछा हुआ है, बिल्कुल सिंपल। तो B3 को क्या बोलते हैं, नाइसिन या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, है ना। तो नाइसिन की डेफिशिएंसी से हमारा पेलेग्रा डिजीज हो जाता है ना। तो विटामिन की डेफिशिएंसी, तो एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, जो आपके सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है। और फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, ADE के, है ना, ADE के फैट सोल्यूबल। और जो वाटर सोल्यूबल है WBC से याद कर लो, ये वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी और विटामिन सी आता है, फैट सोल्यूबल में बाकी के ADE के। तो इनकी डेफिशिएंसी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब कराता है ना विटामिन डी, तो इसकी वजह से चिल्ड्रंस में रिकेट्स, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया पढ़ते हो। विटामिन ई जो होता है ये जो किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ये, है ना, विटामिन ई। और बाकी विटामिन के जो है ब्लड की क्लोटिंग कराता है, इसकी डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है ना। और विटामिन बी के डिफरेंट विटामिन हैं, B12 साइनोकोबालामिन और विटामिन B9 फोलिक एसिड। इनकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B3 से मैंने आपको क्या बताया, पेलेग्रा बताया, है ना। और आपका जो है पायरोक्सिन जो है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देता है। ओके, तो B1 थायमिन से बेरी होता है। तो ये सारे जो है आपको विटामिन से याद रखने हैं, और बाकी विटामिन का वीडियो भी आप लोग देख लेना। जैसे हाउ मैनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंगस्ट देमसेल्व्स फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन है, कह रहे कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंगस्ट, अपने में से कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए। कह रहे 3, 6, 5 या 4। तो 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जब आप मेंबर्स पढ़ोगे तो इलेक्टेड मेंबर्स में 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, एक मेंबर आता है इलेक्ट होके MCI से। नॉमिनेटेड मेंबर्स में 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 स्टूडेंट्स नॉमिनेट करती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। एक्स ऑफिशियो 3 है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथिलीन गैस प्रमोट। तो इथाइलिन गैस किसे प्रमोट करेगी, सेल डिवीजन को, एब्सीजन ऑफ लीव्स को, फ्रूट की राइपनिंग को, या रूट फॉर्मेशन को। तो इथाइलिन गैस फ्रूट की राइपनिंग कराएगी, है ना। तो आपके जो प्लांट के हॉर्मोन्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। जैसे हाफ लाइफ ऑफ C14 जो कार्बन 14 होता है उसका हाफ लाइफ पूछा हुआ है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5730 ईयर्स हो जाएगा। ओके, देखिए C14 जो होता है ये रेडियो कार्बन होता है, जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का। ओके, नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द इंडियन आइंस्टीन। इंडियन आइंस्टीन किसे कहेंगे भाई, इंडियन आइंस्टीन है वो। देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, तो ये हमारे हो जाएंगे नागार्जुन जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनको इंडियन आइंस्टीन कहते हैं। तो इनके बारे में लिखा हुआ है नागार्जुन के बारे में, ही प्रोपाउंडेड, इनको जो इंडियन आइंस्टीन कहा गया तो क्यों कहते हैं, ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ शून्यवदा सिमिलर टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, नागार्जुन taught the concept of relativity. He explained that shortness is only possible because of long length relative to it. He was an Ayurvedic physician. Ayurveda is traditional Indian medicine system. Okay, Nagarjuna had been credited with explaining the circulatory system body tissue. ठीक है, तो ये है इंडियन आइंस्टीन। तो कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन, तो मैंने आपको ADE के बताया फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन बाइंड होते हैं किससे भाई, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा 1 ग्लोबुलिन, बीटा 2 ग्लोबुलिन या अल्फा 1 ग्लोबुलिन। तो
तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा 2 ग्लोबुलिन से बाइंड होते हैं। जैसे एंड पॉइंट ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है वो क्या है भाई, कंडक्टोमेट्रिक टेक्निक में है, इसमें इंडिकेटर पोटेंशियोमेट्रिक एंड एम्पीरोमेट्रिक है, या फिर पोटेंशियोमेट्रिक एंड इंडिकेटर मेथड है, या फिर इंटरनल इंडिकेटर मेथड। तो इसमें आपका इंडिकेटर पोटेंशियोमेट्रिक और एम्पीरोमेट्रिक होता है। नेक्स्ट है इंडिकेट द गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के लिए जो गैस यूज होती है कौन सी है। देखिए आपके जो स्टरलाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक हैं, तो स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पेपर में भी 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। जो पहले पेपर हमने डिस्कस किया उसमें भी हमने स्टरलाइजेशन के क्वेश्चंस देखे थे, है ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए आप पढ़ते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन और गैसेस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, है ना। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज़ होता है और मोस्ट हीट में आपका ऑटोक्लेव यूज़ होता है ना। गैसेस स्टरलाइजेशन जो आप लोग पढ़ते हो तो उसमें आपका जो है गैसेस में कौन सी गैस यूज़ करते हो, तो इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ होती है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, बाकी साइक्लोहेक्सेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म दिया, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो नेम द शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। शेड्यूल मीन्स फैक्ट्री प्रोमाइसिस, फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए कौन सा शेड्यूल है, एम है, ओ जो शेड्यूल ओ है इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइनफेक्टेंट फ्लूइड था, डिसइनफेक्टेंट फ्लूइड। ओके, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग था, P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग था, है ना। एन में लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। बाकी शेड्यूल एम आता है आपका फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए, इन सब के लिए आपका शेड्यूल एम आ जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। और एम में भी आपको M1 M2 M3 याद होगा, मैंने आपको बताया था M1 M2 M3, है ना, HCM से बताया था। GMP होम्योपैथिक प्रेपरेशंस के लिए, GMP कॉस्मेटिक्स के लिए, GMP मेडिकल डिवाइसेस के लिए M1 M2 M3। ओके, नेक्स्ट है डायोसिन के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, डायोसिन और हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड रैमनोज, ग्लूकोज एंड जाइलोज, जाइलोज एंड रैमनोज, या ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज के साथ में क्या देता है, रैमनोज देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, है ना। ये सेप्सिस, स्टीराइल कंटामिनेशन, सेप्सिस, इस टाइप की बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसे कहेंगे स्टेराइल। ओके, नेक्स्ट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव एग्जाम्पल फॉर द स्टरलाइजेशन के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ऑटोक्लेव आपने किस में पढ़ा, देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो हमने हॉट एयर ओवन पढ़ा, है ना। तो ड्राई हीट में तो हॉट एयर ओवन आता है, और आपका जो है गैसेस में इथाइलिन ऑक्साइड है, रेडिएशन है, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर, तो किसके लिमिट टेस्ट में जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज होगा। देखिए आपको दिया है क्लोराइड का लिमिट टेस्ट दिया है, थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर, देखिए लिमिट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है सल्फेट, लेड या आयरन, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है किसके लिमिट टेस्ट में यूज़ करेंगे, है ना। देखिए क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें आपका जो रिएजेंट यूज़ होता है वो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट कौन सा होता है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसमें क्लोराइड जो होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है ना, AgCl बनता है। ओके, तो आपका जो है इसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है। सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें आपका बेरियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है। सल्फेट जो होता है SO4 2 नेगेटिव बेरियम क्लोराइड के साथ में बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ओके, और बाकी जो है आपका लेड का जो लिमिट टेस्ट है इसमें आपका जो डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, जो डायथायाजोन यूज़ किया जाता है लेड के लिमिट टेस्ट में। बचा क्या, आयरन, आयरन के लिमिट टेस्ट में हमारा क्या यूज़ किया जाता है, आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया जाता है। ओके, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, देखिए आयरन का लिमिट टेस्ट में लिखा भी हुआ है। आयरन का लिमिट टेस्ट के बारे में क्या है, डिपेंड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन फेरस आयरन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो इसमें जो रिएक्शन होती है, देखिए फेरस फॉर्म में आयरन की Fe2+ को फेरस कहते हैं ना, फेरस आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कलर आएगा ना फेरस थायोग्लाइकोलेट का जो कलर होता है वो ना एसिडिक या
जो एसिडिक मीडियम होता है या फिर आपका न्यूट्रल मीडियम होता है उसमें कलरलेस रहता है, और जो कलर होता है वो अल्कलाइन मीडियम में ही आता है, इसलिए अमोनिया मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कह रहे पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। फेरिक आयन रिड्यूस होता है फेरस में बाय थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड कंपाउंड आपका फेरस थायोग्लाइकोलेट प्रोड्यूस होता है। ओके, कह रहा है आयरन के लिमिट टेस्ट में आपने थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करा, अमोनिया यूज़ करा, सिट्रिक एसिड भी यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ करते हैं? ये हेल्प करता है प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया बाय फॉर्मिंग इट्स ओन कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। ओके, अमोनिया अल्कलाइन मीडियम बनाएगा। फेरस थायोग्लाइकोलेट कलरलेस होता है न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में, कलर डेवलप ओनली इन द अल्कलाइन मीडियम में, मैंने आपको बता ही दिया, इसलिए अमोनिया डाला जाता है। ओके, तो ये आपका जो है किसका आयरन का जो है लिमिट टेस्ट हो गया। जैसे इम्प्योर ब्लड कैरिड बाय, इम्प्योर मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, ओटा या कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी है ना। तो कह रहे इम्प्योर ब्लड है ना, कोरोनरी आर्टरी तो आपकी जो होती है हार्ट को ब्लड की सप्लाई करेगी है ना, कोरोनरी आर्टरी। ओटा जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ से जो ब्लड होता है वो ओटा के थ्रू ही तो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। ओके, देखिए पल्मनरी इम्प्योर ब्लड जो होता है, देखिए सारी की सारी आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, बट पल्मनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड है ना। देखिए आपका जो होता है हार्ट जो होता है, ये हार्ट की राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है ना। राइट ओरिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, और लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए इम्प्योर ब्लड आपका आएगा सुपीरियर इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू आपके राइट ओरिकल में आएगा, राइट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में गया। अब जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से आपका ब्लड जाता है कहाँ, लंग्स के पास में जाता है ना। वहाँ से जो है प्यूरिफाई होके आपकी लेफ्ट ओरिकल में आएगा, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ओटा के थ्रू जाता है ना। तो देखिए आपका जो ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास गया, तो ये कौन सी थी, आर्टरीज लेके गई ना। तो ये पल्मनरी आर्टरीज थी जो ब्लड को लेके जा रही थी राइट वेंट्रिकल से आपके कहाँ, लंग्स के पास में, प्यूरिफिकेशन के लिए है ना। तो सारी की सारी आर्टरी में तो प्योर ब्लड है, लेकिन जो पल्मनरी आर्टरीज है ना इनमें इम्प्योर ब्लड है। ये जो इधर राइट साइड में आपका इम्प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, आपने पढ़ा हुआ है ना। तो आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स की तरफ लेके जाएगी हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, और पल्मोनरी वेन्स, देखिए सारी की सारी वेन्स में आपका इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। तो ये पल्मोनरी जो लंग्स की आपकी आर्टरीज वेन्स जो है इनके में जो है अलग होता है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। इम्प्योर ब्लड कैरीड बाय पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन ए है ना। तो इसमें लिखा भी हुआ देखिए आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट से, जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है वहाँ से लंग्स के पास लेके जाती है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। ओनली आर्टरी इन योर बॉडी दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्निफाई फॉर अ सब्सटीट्यूएंट, है ना। तो देखिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा का मतलब क्या होता है कि भाई क्या है, हाइड्रोफोबिक, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ओके, ऑप्शन जो है अभी इसका सी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। तो मैंने आपको मिल के मैकेनिज्म सारे के सारे बताए थे, अभी इसके दोनों पेपर में आए इस पे क्वेश्चन, पहले वाले पेपर में सारे मैकेनिज्म बताए, एट्रिशन, कटिंग, इम्पैक्ट या कंप्रेशन। तो हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है ना। तो ये मिल के मैकेनिज्म हम रिवाइज कर चुके हैं। देखिए कटर मिल में कटिंग होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, बॉल मिल में एट्रिशन एंड इम्पैक्ट होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल में, देखिए बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल दोनों का सेम है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन है ना। हैमर मिल का और डिसइंटीग्रेटर का इम्पैक्ट होता है। ओके, एज ए रनर मिल में आपका क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। ओके, क्लियर है।
ये मिल के प्रिंसिपल है। और प्रोडक्ट साइज और किसके लिए यूज़ करते हैं वो भी देख लीजिए। कटर मिल का प्रोडक्ट साइज 20 to 80 मैश होता है, और कटर मिल को यूज़ करेंगे फाइब्रस क्रूड एंड एनिमल एंड वेजिटेबल ड्रग्स के लिए। रोलर मिल में आपका प्रोडक्ट साइज 20 to 200 मैश होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए रोलर मिल को यूज़ करेंगे, है ना। और आपका हैमर मिल को यूज़ करते हैं और सभी ड्रग्स के लिए, और प्रोडक्ट साइज़ कितना होता है 4 to 325 मैश। डिसइंटीग्रेटर का प्रोडक्ट साइज 20 to 80 मैश है, ऑलमोस्ट सभी ड्रग्स के यूज़ करेंगे इंक्लूडिंग वेरी हाई ड्रग, है ना। बॉल मिल का 20 to 200 मैश है इसका, और ब्रिटल ड्रग्स के लिए यूज़ करेंगे बॉल मिल को। फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रोडक्ट साइज 1 to 30 माइक्रोमीटर में, माइक्रोन में है इसका। मॉडरेट हार्ड एंड फ्राइबल मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे। एजरल मिल को सभी ड्रग्स के लिए यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट साइज 20 to 80 मैश हो गया। जैसा इफ एक्सक्रीशन रेशियो वैल्यू इज 0 देन देयर इज नो। कह रहा एक्सक्रीशन रेशियो वैल्यू 0 होगा तो क्या नहीं होगा भाई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म, क्या नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन हमारा बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन इंसुलिन का क्वेश्चन बनता है किसी तरीके से बन जाए कि भाई इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, इंसुलिन के ऊपर कि इंसुलिन जो है कैसे, मतलब जैसे ग्लूकोज को कम कराता है तो क्या क्या करता है इंसुलिन, है ना। तो मतलब इंसुलिन में जैसे ये क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है ना, अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। इसकी कितनी मतलब कितने अमीनो एसिड है इसमें, जैसे ये पूछा हुआ है रेलवे में, है ना। और इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। तो इंसुलिन तो बहुत मतलब कि, और इसकी प्रेपरेशंस लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, है ना, इंटरमीडिएट एक्टिंग, बहुत मतलब इंसुलिन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है ना। क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्जाम में इसके ऊपर, है ना। इंसुलिन इज कंपोज ऑफ टोटल, देखिए इंसुलिन जो होता है हमारे इसमें टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। चेन ए और चेन बी, चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। और दोनों चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज होती है जिसके थ्रू चेन्स कनेक्ट होती है। तो आपसे तो सिंपल पूछा कितने टोटल अमीनो एसिड है, टोटल 51 होते हैं। आंसर बिल्कुल सिंपल ऑप्शन बी है। ओके, नहीं, निकोटिनिक एंटागनिस्ट कौन सा है, देखिए हायोसिन तो आपका स्कोपोलामिन जो होता है ना, जो मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हो ना, तो उसमें आपका हायोसिन आता है। एट्रोपिन भी आपका एंटीकोलिनर्जिक में आता है। ओके, तो आपका जो है सक्सामिथोनियम है, डेकामिथोनियम। देखिए निकोटिनिक एंटागनिस्ट में इसका आंसर है सक्सामिथोनियम दिया हुआ है। ओके, वैसे सही है, निकोटिनिक एंटागनिस्ट है जो आपके जो एसिटाइलकोलिन के जो मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पढ़ते हो ना, एसिटाइलकोलिन के मस्करेनिक और निकोटिनिक, है ना। तो निकोटिनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज करते हैं जो निकोटिनिक एंटागनिस्ट होंगे, है ना। जिसमें आपने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में पढ़ा होगा, है ना, जो ट्यूबोक्यूरारिन वगैरह होते हैं, और ये सारे सक्सामिथोनियम, डेकामिथोनियम भी। तो देखिए अभी इसमें आंसर ये सक्सामिथोनियम दिया हुआ है, बाकी डेकामिथोनियम भी तो एंटागनिस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ना देखना इस क्वेश्चन को आप लोगों के। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, कौन से लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, हेल्पर टी सेल्स। तो आपकी जो बी सेल्स होती है ना वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ओके, जैसे IUPAC नेम पूछा है फॉर द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर दिया, IUPAC नाम बताइए। देखिए आपको ऑप्शन देखिए, पेंटाइल मतलब जिसमें 5 कार्बन होंगे, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन होंगे, ब्यूटाइल का मतलब क्या होगा 4 होंगे, इथाइल का मतलब क्या होगा, इथेन, मिथेन में तो एक CH4 जैसे एक होता है, इसमें 2 होंगे, है ना। इथाइल मतलब 2 कार्बन होंगे, है ना। तो थोड़ा सा नहीं बेसिक सा देखिए, इस टाइप से बेसिक केमिस्ट्री में आपसे कह रही हूँ कि पूछी हुई है, तो आप लोग को ना बेसिक पढ़ना पड़ेगा। कह रहे कि अच्छा ये देखिए आप कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन वाला आपका जो है ब्यूट वर्ड आता है। तो आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, ब्यूटाइल। देखिए ब्यूटाइल क्यों है, क्योंकि आपका जो ब्यूटेन होता ना, तो आपका देखिए क्या होता, CH3 CH2 CH2 CH3 होता। इसमें देखिए एक कार्बन मिसिंग है, मतलब ये CH2 है, CH3 ना होके, है ना। तो ये आपका ब्यूटाइल हो गया, ब्यूटेन ना होके। ओके सॉरी, नेक्स्ट है देखिए, इंडिकेट द रीजन ऑफ ओरल म्यूकोसा वेयर ब्लड फ्लो विल बी हाई। ओरल म्यूकोसा का वो रीजन बताइए जहाँ पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। वेंट्रल टंग है, फ्रिनुलम, सबलिंगुअल बक्कल। तो आपका सबलिंगुअल एरिया जो होता है ना, टंग के नीचे जो सबलिंगुअल एरिया होता है, वहाँ पर ब्लड का फ्लो हाई होता है। नेक्स्ट बेसिक फॉर द relationship between voltage generated by electrochemical cell and the relevant concentration at each electrode is explained by, है ना, नाइट्रोजन रूल, गिब्स इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन, फ्राडेज रूल। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशनशिप बताने किसके बीच में, वोल्टेज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द रेलिवेंट कंसंट्रेशन
एट ईच इलेक्ट्रोड। तो ये आपका आता है नर्नेस्ट इक्वेशन में आता है, ऑप्शन सी। नीचे एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ को क्या कहोगे भाई, मैग्निफिकेशन कहोगे, अकोमोडेशन कहोगे, मॉड्यूलेशन या फोकल लेंथ। तो इसे कहेंगे हम एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। जैसे फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज अ मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर। तो देखिए आपको ना डिटेक्टर्स के नाम पता होने चाहिए भाई, कौन से टाइप की क्रोमेटोग्राफी में आपको कौन सा डिटेक्टर यूज हो रहा है। हाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ना रेलवे के लिए पूछे जाएंगे। ओके तो आपका जो है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, देखिए गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये लेयर है ना, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो आपका गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द टॉपिकल एक्शन ऑन द आई, टोलमेटिन, लिग्नोकेन, निफेडिपिन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, किटोटिफन। देखिए किटोटिफन कहाँ पढ़ा याद करो, जो आपने ब्रोंको डायलेटर पढ़े थे ना, ब्रोंको जो ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, उसमें आपका जो आता है ना मास्टर सेल स्टेबलाइजर में, है ना, मास्टर सेल स्टेबलाइजर जो आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड किटोटिफन, है ना, वहाँ आया था आपका किटोटिफन। तो इसका आंसर जो है ये लिग्नोकेन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो इस टाइप की ये भी बेसिक क्वेश्चन है भाई, प्रेशर की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, है ना, मतलब पूछ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेशर की पूछ लिया आपसे, फ्रीक्वेंसी की, है ना, जो आपका जो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया आई थिंक होता है प्रेशर, है ना, तो पास्कल, हर्ट्ज, हेनरी, जूल, है ना, तो आपका ये पास्कल हो जाएगा प्रेशर का। बाकी आपको हर्ट्ज मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है क्या, है ना, मेरे को ऐसा लगता है हाँ शायद फ्रीक्वेंसी की है, हेनरी किसकी है, जूल, या आप ना सारा आपको पता करना है कि भाई बेसिक से भाई किसकी क्या यूनिट है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप देखना, है ना। तो प्रेशर के लिए पास्कल, तो इसलिए कह रही हूँ अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, हैं। ओके तो प्रेशर के लिए आपका देखिए प्रेशर का पास्कल हो गया, पास्कल को देखिए न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी मतलब कि पास्कल के इक्वली होता है। ओके नेक्स्ट है जिल्डाल मेथड, सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन डाइजेस्टेड विद फ्यूमिंग HNO3, कंसनट्रेटेड NaOH, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन या कंसनट्रेटेड H2SO4, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन प्रीवियस में बना हुआ, तो इसके ऊपर भी आपने सारा अच्छे से पढ़ना है, जिल्डाल मेथड जो है इसमें होता क्या है, कैसे क्या इसमें। ओके नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मेजर पनिशमेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ मिसकंडक्ट, के लिए कौन सा मेजर पनिशमेंट नहीं है भाई, डिस्चार्ज, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, लॉस ऑफ प्रिविलेज, डिमोशन। तो लॉस ऑफ प्रिविलेज नहीं होता। नहीं सर, इफ फ्लोएबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज गुड, कह रहे फ्लोएबिलिटी गुड है, देन परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी, है ना, फ्लो ऑफ पाउडर के मेजरमेंट के लिए आपने पढ़ा होगा, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स पढ़ते हैं, तो वही कंप्रेसिबिलिटी है ये, है ना, 5 to 10%, 18 to 21, 23 to 25, 12 to 16। तो फ्लो अगर गुड है तो फ्लोएबिलिटी गुड है तो ये परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी 12 to 16%। जैसे HLV वैल्यू ऑफ SLS सोडियम लोरेट सल्फेट अनायनिक सर्फेक्टेंट में आता है, सोडियम लोरेल सल्फेट, है ना, तो इसकी HLV वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो होगी वो इसी की होगी, कितनी 40 होती है। ओके तो HLV वैल्यू वाला भी टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ, आप उसको रिवाइज कर लेना, है ना। देखिए मेरी जो है फार्मास्यूटिक्स के ना 500 क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, अगर आपने वो क्वेश्चन देख ली ना फार्मास्यूटिक्स के 500 क्वेश्चन, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, वो पहले मैंने 20-30 का वीडियो बना के अलग अलग भी डाले हुए हैं, बाद में सारे वीडियो एक ही जगह पे कंबाइन करके आपको 4 से 5 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है वो, उसमें 500 क्वेश्चन है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। मतलब वो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपने वो अच्छे से कर लिया ना तो आपको सूटिक्स के लिए परेशान होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी है ना। 500 तो है ही, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो आप ये 1000+ ही बन जाते हैं। ओके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप ना सूटिक्स के लिए उस वीडियो को जरूर देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा SLS की जो है आपके HLV वैल्यू 40 होती है। नेक्स्ट है सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट, देखिए सोडियम फ्लोराइड होता है, स्टेनस फ्लोराइड होता है, स्टेनस फ्लोराइड भी होता है। तो देखिए डेंटल केरीज की प्रिवेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं ये आपके फ्लोराइड्स जो होते हैं ना। तो डैंड्रफ के लिए तो एंटी डैंड्रफ आपका जैसे सिलिनियम सल्फाइड होता है ना, तो आपका जो है डेंटल केरीज के प्रिवेंशन के लिए आपका फ्लोराइड यूज होगा, सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड। जैसे अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन इन विच परफ्यूजन रेट मैक्सिमम किस में होगा, आप इसको बताइए, आंसर करिए। देखिए लीवर है, किडनी है, लंग्स है या हार्ट है। देखिए परफ्यूजन रेट बताना है मैक्सिमम किस में होगा। ओके तो वैसे तो हार्ट होना चाहिए ना, हार्ट में होता है, लंग्स, किडनी, या तो इसका आप भी आंसर देखिए, आप मुझे कमेंट करके बताना है ना कि इसका क्या होना चाहिए। बाकी इसमें लंग्स दिया हुआ है, इंडिकेट द
केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ विटामिन डी। देखिए विटामिन डी जो एक ऐसे क्वेश्चन होता है, कौन सा विटामिन जो स्टीरोइडल है, कौन सा विटामिन जो स्टीरोइडल है, विटामिन डी है ना। विटामिन डी जो है कैल्शियम एंड फोस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ये जो है इसको कैल्सीफेरोल भी कहते हैं, विटामिन डी जो है इसे कैल्सीफेरोल भी कहेंगे ना। तो आपने पढ़ा होगा एक्टिव फॉर्म जो होती है विटामिन डी की वो कैल्सिट्रायोल होती है ना, कैल्सिट्रायोल। ओके, ये भी याद रखना है ना। तो विटामिन डी स्टीरोइडल होता है, ये हो गया। और ये मैंने आपको बता दिया विटामिन डी देखिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन के देखिए क्वेश्चन बने हैं, एक और हमने देखा था आई थिंक इसके ऊपर, विटामिन के ऊपर नायसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज था क्या, या फिर ऐसे था कि B3 को और क्या कहते हैं, इस टाइप से था। विटामिन के ऊपर क्वेश्चन देखा था एक और। बायोटिन जो है सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। बाकी सल्फर कंटेनिंग में आपका थायामीन, थाया वर्ड सल्फर के लिए होता है। थायामीन विटामिन B1 में भी सल्फर है और बायोटिन में भी सल्फर है। बायोटिन को B7 कह दो, BH कह दो बायोटिन को, है ना। ओके, और एस्कॉर्बिक एसिड तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन सी है। विटामिन सी जो आपका जो है विटामिन सी कोलाजन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए और आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए। ये कोलाजन वाला तो बहुत बार आ गया भाई, कोलाजन के सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन है, तो कोलाजन वाला याद रखना। टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी है ना। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सोज शुगर के जैसा होता है, हेक्सोज शुगर। और विटामिन सी तो आपको पता ही है सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होगा, खट्टे फल जो होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना। टोकोफेरोल लिखा हुआ है ये, टोकोफेरोल विटामिन ई है ना। टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखता है ना। तो ये विटामिन ई है। तो विटामिन का वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड भी कराया हुआ है, वो वीडियो देखना। विटामिन के 2 से 3 वीडियो चैनल पर अपलोड किए हुए हैं मैंने। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है विच डाई विल गिव येलो कलर, इथ्रोसिन, एमरैंथ, टाट्राजीन, इंडिगो कार्बिन। कहते हैं येलो कलर कौन सी डाई देगी, टाट्राजीन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोल्ट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल्स। कैप्सूल की पॉलिशिंग के लिए कौन सा सोल्ट यूज करोगे, NaCl करोगे भाई, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट करोगे, स्टार्च करोगे, अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किया जाएगा, NaCl। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए चार्ज फ्रॉम, देखिए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। कह रहे ट्रांसफर करना एक चार्ज को चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ की तरफ, उसे क्या कहेंगे, चार्जिंग, अर्थिंग, स्किमिंग या डिस्चार्जिंग। तो इसे अर्थिंग कहेंगे, ऑप्शन बी। जैसा ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पोजेस डैश एनर्जी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में, जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल है, फ्रिक्शनल है, पोटेंशियल है, काइनेटिक। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे हु डिस्कवर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने करी, देखिए पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी किसने, जो साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन का, है ना। और जो है सबसे पहले जो इसके लिए आपका पेनिसिलिन के लिए फंगस यूज़ किया गया था, पेनिसिलिन नोटेटम से आपकी जो पेनिसिलिन ऑब्टेन की गई थी। और प्रेजेंट सोर्स कई बार पूछते हैं, पेनिसिलिन क्राइसोजीनम है। ओके, नेक्स्ट एट वट टाइम ऑफ द डे इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट अ मिनिमम। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिनिमम कौन से टाइम पे होगी भाई, व्हेन एयर टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, अबाउट मिडनाइट, व्हेन द एयर टेम्परेचर लोवेस्ट होगा, जस्ट बिफोर सनशाइन। तो कब होगी, तो देखिए कह रहे हैं जब एयर टेम्परेचर हाईएस्ट होगा ना, है तब आपकी क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए कह रहे इन जनरल अज्यूमिंग द ड्यू पॉइंट और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डज नॉट चेंज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी हाईएस्ट अर्ली मॉर्निंग में, तो हाईएस्ट होगी वन जब टेम्परेचर कूलेस्ट होगा, और लोवेस्ट होगी आफ्टरनून में जब टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डायटोमिक। डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा है, जैसे सल्फर दिया है, ये फॉस्फोरस है, आर्गन है, क्लोरीन है। तो आपका क्लोरीन जो है ना ये डायटोमिक होता है ना, क्लोरीन Cl2 है ना। जैसे आपका हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन है ना, इस टाइप से, ठीक है। Cl2 देखिए डायटोमिक एलिमेंट में आपका ये ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब आ जाएंगे। ओके, मींस तो लाइफलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आया है। देखिए लाइफलाइजेशन जो होता है इसको फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं इसको, सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हैं इसको। लाइफलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन ड्राइंग और फ्रीज ड्राइंग। ओके, तो ध्यान रखना है लाइफलाइजेशन को क्या कहेंगे, फ्रीज ड्राइंग। तो ड्राइंग से आपका क्वेश्चन बना है, ओके, लाइफलाइजेशन से। नेक्स्ट है इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर। देखिए आपसे न्यूमेटिक ड्रायर का एग्जाम्पल पूछा हुआ है, फ्लूइडाइज्ड बेड, ये ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर है, ड्रम या स्प्रे ड्रायर। तो न्यूमेटिक ड्रायर में आपका ना स्प्रे ड्रायर आ जाएगा। ओके, तो ड्राइंग का जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है ना, तो आप उसमें देखना, आपको सारा एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग, के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, है ना, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, क्रिप्टोन। तो इसके लिए देखिए कार्बन यूज़ किया जाता है ना, रेडियो एक्टिव कार्बन जो होता है C14 हम लोगों ने देखा था, हमने C14 का देखा था ना, तो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। इस C14 से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आया था, है ना, हाफ लाइफ आई थिंक पूछी हुई थी। नेक्स्ट रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन। तो बेसिक केमिस्ट्री से इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आए हैं कि भाई रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इस टाइप के बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए ना। देखिए इसमें जो है मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको पर्पस क्या है, एक तरीके से बताना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बनते हैं, है ना, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। ओके, गेन ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का गेन, या फिर जो होता है रिडक्शन, है ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से नहीं है, ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनेंगे आपके। तो देख लीजिए आप ऑप्शन, तो इसका आंसर ना ये दिया हुआ ऑप्शन सी दिया, OCH3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, कौन सा है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एल्काप्टोन्यूरिया, विल्सन डिजीज या थैलासेमिया। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आ जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय बॉटनिकल आइडेंटिटी ऑफ ए मेडिकल प्लांट। देखिए कोई मेडिसिनल प्लांट है, उसकी बॉटनिकल आइडेंटिटी जो है, देखिए उसमें जीनस स्पीसीज आएगा। देखिए सिर्फ जीनस और स्पीसीज होना, जीनस होता है, स्पीसीज होता है, फिर आपका सब स्पीसीज होता है, वैरायटी होता है, ऑथर होता है, फैमिली होता है ना। एक्टिव प्रिंसिपल्स ये नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज या वैरायटी, फिर ऑथर और फैमिली। नेक्स्ट है शिफ्ट लैम्डा मैक्स टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ। देखिए आपका जो लैम्डा मैक्स जो होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहोगे, हाइपोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक। देखिए ये रेड शिफ्ट होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट भी इसको बोलते हैं। ओके, रेड शिफ्ट। ओके, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, इसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो होता है शिफ्ट टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, और जो आपका ब्लू शिफ्ट होता है उसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसमें अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो होता है शिफ्ट होता है टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। ओके, एक आपका हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक होता है। हाइपरक्रोमिक में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ शिफ्ट इंक्रीज द इंटेंसिटी विद इंक्रीज ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो इसमें इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, और हाइपोक्रोमिक में इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इन दिस टाइप ऑफ शिफ्ट decrease intensity of radiation because of decrease absorption। okay, next है cells are enclosed by plasma membrane composed। देखिए जो मेम्ब्रेन जो होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग पढ़ते हो, तो किसकी बनी होती है, हम लोगों ने पढ़ा है कि फोस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने ना। तो किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन एंड इमल्सिफाइड फैट, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड इमल्सिफाइड फैट। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमिटिन एन अल्कलॉइड ऑफ आइपिकेक्यूना एक्टर्स। आइपिकेक्यूना किस में आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। किस में आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो आपके होते हैं उसमें आपका आइपिकेक्यूना आता है। आइपिकेक्यूना का सोर्स क्या है, सिफेलिस आइपिकेक्यूना जो लिखा हुआ है, सिफेलिस आइपिकेक्यूना। फैमिली क्या है, रूबिएसी, जो किसकी होती है, सिंकोना की होती है। और आई थिंक पेल कटेचु की फैमिली भी रूबिएसी है ना। और आपका जो सिंकोना, जो क्विनोलिन अल्कलॉइड्स मतलब सिंकोना, उसकी फैमिली भी रूबिएसी है। और हमारे आइपिकेक की फैमिली भी रूबिएसी होती है। सिफेलिस आइपिकेक्यूना फैमिलीज रूबिएसी। और इसमें देखिए आपके जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स पढ़ते हो ना, तो एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। एक तो एमिटिन दिया हुआ है, एक सिफेलिन प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये कह रहे इसका यूज बताना आपने। एंटी डायरियल है, एंटीसेप्टिक है, एमीबिसाइड, एंटीमिनल। तो क्या होता है, एंटी अमीबिक होता है, एमीबिसाइड होता है, एंटी अमीबिक। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है परसेंट ऑफ टोटल कैलोरीज ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट शुड बी बिटवीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट से टोटल कैलोरीज मिलती है कितनी होनी चाहिए, 20-30%, 50-60, 10-25, 10। देखिए कितनी होनी चाहिए, 50-60% होनी चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, तो देखिए ये भी बिल्कुल बेसिक है। 1 mg जो है किसके इक्वल होता है, ये बताना है। कितने ग्राम लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ते हो भाई 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, है ना। तो 1 mg में 1/1000 ग्राम हो जाएंगे। तो आप इसको बस वो कर लो, क्या कहते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 0.001 हो जाएगा ना, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 0.00। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि जरा सा भी इधर उधर करा और हमारा क्वेश्चन गलत, तो ऑप्शन सी 0.001 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आयुष, तो ये फुल फॉर्म पूछी हुई है ना। ए से आयुर्वेदा, आयुर्वेदा सब में दिया है तो एलोपैथी नहीं होगा। वाई से क्या होगा, यूनानी दिया है आपको, तो वाई से यूनानी थोड़ी ना होगा, है ना, तो काट दो। ये वाई से यूनानी भी नहीं होगा, वाई से योगा होगा। अब 2 ऑप्शन पे आ गए, यू से यूनानी होगा, है ना। फिर आपका एस से क्या होगा, सीधा होगा। और जो एच है उससे हर्बल नहीं होगा, होम्योपैथी होगा ना। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा है, होम्योपैथी, ऑप्शन ए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अभी उड़ीसा में एक फार्मासिस्ट का ओएसएससी का एग्जाम हुआ था, मेरे हिसाब से उसमें ये क्वेश्चन बना है, ये आयुष वाला आई थिंक। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वेज थ्योरी मोनोवेलेंट सोप गिव। तो देखिए वेज थ्योरी जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपके मोनोवेलेंट सोप होते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम स्टेरेट हो गया, है ना। तो ये क्या देते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन बनाते हैं। और जो आपके डाइवेलेंट सोप होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, डाइवेलेंट सोप जो होते हैं आपके जैसे कैल्शियम स्टीयरेट हो गया, कैल्शियम स्टीयरेट हो गया, तो ये हमारे वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन बनाएंगे, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, वेज थ्योरी के अकॉर्डिंग मोनोवेलेंट सोप जो है ये आपका ऑयल इन वाटर, कौन से ऑप्शन में, ऑयल इन वाटर, ऑप्शन बी, है ना, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है, इन यूनिवर्सल इंडिकेटर pH ऑफ 7 इज शोन विद पिंक, ब्लू, ग्रीन या येलो कलर। तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा। देखिए आपका जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है इसमें आपका pH रेंज दिया हुआ है, जो अगर आपका pH रेंज होता है <3 होता है तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और कैसा कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। अगर 3 to 6 pH होता है तो ये वीक एसिड होता है, ऑरेंज और येलो कलर शो करेगा। pH इज इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल होता है। और ग्रीन कलर जो आपसे पूछा हुआ है, pH 8 से 11 तक pH है तो उसके लिए वीक एल्कली होगा और ब्लू कलर इसमें शो होगा। pH इज ग्रेटर देन 11 होगा तो स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा, इंडिगो और वॉयलेट कलर शो होगा। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन आप लोग याद करना, क्योंकि आपसे ये 7 वाला पूछा हुआ है, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पेपर में आपसे इनमें से कोई भी पूछा जाए। ओके, जरूरी नहीं 7 वाला पूछेंगे, लेकिन हमें इसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द मिड्रियाटिक एक्शन। तो मिड्रियासिस कराएगी, कौन सी ड्रग कराएगी, है ना। क्लोरम्ब्यूसिल है, प्रोकिन, फ्लोरोयूरासिल या एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो है आपका किस में आता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है। किस में आता है, एंटीकोलिनर्जिक में आता है। तो आपके देखिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या कराती है, मिड्रियासिस कराती है। कोलिनर्जिक ड्रग तो क्या कराती है, हमारे मियोसिस कराती है। लेकिन जो एंटीकोलिनर्जिक होती है वो हमारी मिड्रियासिस कराती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। मिड्रियासिस मतलब प्यूपिल जो होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम। देखिए क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो कहाँ से अराइज होती है, तो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती है वो ब्रेन से अराइज होती है। और आपकी जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो आपकी स्पाइनल कोड से अराइज होती है ना। तो स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होती है, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स, मैंने आपको बताया भैया, उपटा फगवा से उपटा फगवा, है ना, फगवा, ये इसे हमने डिस्कस भी किया हुआ बहुत बार। ओके, तो क्रेनियल नर्व्स होते 12 पेयर्स होती है, ये राइज होती है फ्रॉम ब्रेन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोस्कोपिक मेथड इज यूज टू एडजस्ट विस्कोसिटी, आइसोटोनिसिटी, पार्टिकल साइज, डिफ्यूजन। देखिए आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए क्रायोस्कोपिक मेथड आता है, ऑप्शन आपका बी, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो होता है उसमें ये मेथड यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है, आइसोमेरिज्म कोज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या मेटामेरिज्म। तो स्पेस की बात हो रही है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, देखिए व्हेन आइसोमेरिज्म इज कोज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है बट डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द डायमीटर ऑफ लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल्स। तो LUV है ना, LUV लार्ज
यूनिलैमेलर वेसिकल्स का डायमीटर बताना है। ये 4 ऑप्शंस हैं, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 100 to 400 नैनोमीटर NM हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे 2 पेपर हो गए आरआरबी के, और अब आप देख लीजिए इनमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, दोनों पेपर को अच्छे से देख लेना। ओके, तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका क्या, एमिटिन एल्कलोइड ऑफ आइपेकेक्यूना एक्ट एज एंटी डायरियल, एंटीसेप्टिक, एमिबिसाइड, एंटी मलेरियल। ओके, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।